तो अभी हम लोग एमटीएफ वैल्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन दिस एमटीएफ वैल्यू एट द लोवेस्ट स्पेशल फ्रीक्वेंसीज इज मोस्ट लाइकली कितना होता है, तो ये होता है 100%। एमटीएफ वैल्यू इज 100% फॉर ऑल इमेजिंग सिस्टम। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कैन वेरी ईजिली बी सीन। जो एमटीएफ वैल्यूज़ होती हैं 100% होती हैं ऑल इमेजिंग सिस्टम्स के लिए, एंड इसको इफेक्टिवली देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कैन बी वेरी इजीली देखे जा सकते हैं। ठीक है। एंड द लिमिटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन लाइन पेयर पर मिलीमीटर ऑफ ए डेडिकेटेड चेस्ट स्क्रीन फिल्म यूनिट का कितना होता है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपका चेस्ट स्क्रीन फिल्म यूनिट का कितना होता है, तो 5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है। स्क्रीन फिल्म 200 स्पीड की शुड अचीव 5 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होना चाहिए। सो एक्चुअल वर्टिकल रेजोल्यूशन लाइन पेयर अचीव्ड विद ए 525 टीवी मॉनिटर का कितना होगा। 525 लाइन टीवी मॉनिटर का एक्चुअल वर्टिकल रेजोल्यूशन जो होता है लाइन पेयर्स में तो कितना होगा, 180 होता है। 525/2v इज इक्वल टू 262 पेयर्स। एक्चुअल इज इक्वल टू 70% ऑफ 262। सो a TV with 525 lines can display 262.5 lines pairs, but टीवी अचीव करती है कितना, ओनली ऑफ द 70% ऑफ दिस वैल्यू। सो एक्चुअल वर्टिकल टीवी रिजोल्यूशन इज 180 लाइन पेयर्स होता है। सो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन जो होता है ऑफ ए टीवी सिस्टम इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन टीवी का किससे डिटरमाइन होता है, तो वो होता है बैंडविड्थ से डिटरमाइन होता है। एंड टीवी बैंडविड्थ डिटरमाइन करती है हॉरिजॉन्टल टीवी रिजोल्यूशन को यूजुअली द सेम एज द वर्टिकल रिजोल्यूशन। जो हॉरिजॉन्टल आपका टीवी रिजोल्यूशन होता है यूजुअली सेम होता है वर्टिकल रिजोल्यूशन के बराबर। एंड ये किससे डिटरमाइन होता है, बैंडविड्थ से डिटरमाइन होता है। एंड डिजिटल फ्लोरोस्कोपी स्पेशल रिजोल्यूशन वुड मोस्ट लाइकली, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में स्पेशल रिजोल्यूशन मोस्ट लाइकली इम्प्रूव किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द, किसको बढ़ाकर, तो इमेज मैट्रिक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द इमेज मैट्रिक्स साइज विल नॉर्मली इम्प्रूव स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड द मैट्रिक्स नंबर ऑफ ए लाइन पेयर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग ए 1K मैट्रिक्स साइज, 1K मैट्रिक्स साइज को यूज करके। तो कैसे होगा, मैक्सिमम जो इसमें होता है वो ए 1K मैट्रिक्स कैन डिस्प्ले 500 लाइन पेयर्स। 1 लाइन पेयर नीड्स 2 पिक्सल्स, one that is white and one that is black। ठीक है, एक तो जो वाइट होता है और दूसरा जो कि ब्लैक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 500। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पेयर्स कैन बी ऑब्जर्व किए जाते हैं 1K मैट्रिक्स में आपके 500। 1 लाइन पेयर नीड्स 2 पिक्सल, एक लाइन पेयर में 2 पिक्सल होते हैं। सो 2 पिक्सल के हिसाब से 1 जो कि वाइट होता है एंड 1 होता है ब्लैक। तो 1K मैट्रिक्स में 500 लाइन पेयर्स होंगे। ठीक है। एंड नाउ आपका आता है बेस्ट अचीवेबल हेड सिटी में लिमिटिंग रेजोल्यूशन पेयर्स। बेस्ट अचीवेबल सिटी हेड का जो आपका लिमिटिंग रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है पेयर पर मिलीमीटर में यूजिंग 512 मैट्रिक्स एंड 25 सेंटीमीटर फील्ड ऑफ व्यू इज मोस्ट लाइकली 1 होता है 1/2 इंटू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 512/250। तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा 1।
So 1 line per millimeter since the pixel size is 0.5 millimeter. तो इसमें आपका सिटी लिमिटिंग रिजोल्यूशन जो है 512 के स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड 25 सेंटीमीटर फील्ड ऑफ व्यू है। तो इस हिसाब से आपका बेस्ट जो लाइन पेयर होगा 1 का होगा। एंड इफ़ एन एवरेज ऑफ 10,000 फोटॉन्स आर डिटेक्टेड पर मिलीमीटर स्क्वायर, अगर एक एवरेज है 10,000 फोटॉन्स का डिटेक्ट किया जाता है पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो द चांस of detecting between 9700 and 10,300 counts in any exposed millimeter square is 99% चांस होता है। 99% is the standard deviation is 100 and limiting corresponds to 3 standard deviation। ठीक है। एंड एक्सरे क्वांटम मॉडल इज बेस्ट करेक्टराइज्ड बाय क्वांटिफाइंग। एक्सरे क्वांटम मॉडल बेस्ट किससे करेक्टराइज्ड होती है? डिटेक्टर एयर कर्मा से बेस्ट करेक्टराइज्ड होती है। सो डिटेक्टर एयर कर्मा डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन यूज टू मेक एन इमेज को बनाने में। द डिटेक्टर एयर कर्मा है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स को जो कि यूज होते हैं बनाने के लिए एक इमेज को। सो फॉर कंपेरेबल इमेज मॉडल इन एन एब्डोमिनल radiograph, which image receptor would likely result in the highest patient dose? कौन सा इमेज रिसेप्टर रिजल्ट करेगा हाईएस्ट पेशेंट डोज में? सो फोटो स्टिमुलेबल फास्फर रिक्वायर्स मोर रेडिएशन एज इट मस्ट बी थिन टू मिनिमाइज लाइट स्कैटर ड्यूरिंग द रीडआउट प्रोसेस। कंपेयर करने के लिए इमेज मॉडल इन एन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ में विच इमेज रिसेप्टर वुड बी मोस्ट रिजल्ट हाईएस्ट पेशेंट डोज, सबसे ज़्यादा किससे रिजल्ट होगी? फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर में हाईएस्ट पेशेंट डोज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये थिन होता है मिनिमाइज करने के लिए लाइट स्कैटर ड्यूरिंग द रीडआउट प्रोसेस के दौरान। एंड द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इमेज मॉडल इन ए रेडियोग्राफिक फ्लैट पैनल डिटेक्टर इज मोस्ट लाइकली। तो इमेज मॉडल का डोमिनेंट सोर्स क्या होता है रेडियोग्राफिक फ्लैट पैनल डिटेक्टर में? तो ये होता है क्वांटम मॉडल जो है डोमिनेंट सोर्स है। क्वांटम मॉडल एज वर्चुअली ऑल रेडियोग्राफिक एंड सीटी इमेजिंग इज क्वांटम नॉइस लिमिटेड। सो डोमिनेंट सोर्स ऑफ इमेज मॉडल इन ए रेडियोग्राफिक फ्लैट पैनल डिटेक्टर इज क्वांटम मॉडल। तो डिटेक्टर एयर कर्मा जो होती है माइक्रोग्राम प्रोड्यूसिंग ए डिजिटल फोटो स्पॉट इमेज इन ए बेरियम एनिमा एग्जामिनेशन इज मोस्ट लाइकली। डिटेक्टर एयर कर्मा कितनी होती है बेरियम एनिमा के लिए? तो ये होती है 1। आपका द डिटेक्टर एयर कर्मा एंड डिजिटल फोटो स्पॉट इमेजिंग इज 1 माइक्रोग्रे। कितना होता है? 1 माइक्रोग्रे होता है। सो दिस इमेज इंटेंसीफायर, जो इमेज इंटेंसीफायर का आपका एयर कर्मा होता है माइक्रोग्रे में, तो ये नीडेड होता है टू प्रोड्यूस ए सिंगल डिजिटल फ्लोरोस्कोपी इमेज फ्रेम इज मोस्ट लाइकली। तो कितना होता है? 0.01 होता है माइक्रोग्रे। ठीक है। सो द एयर कर्मा दैट प्रोड्यूसेस ए सिंगल डिजिटल फ्लोरोस्कोपी फ्रेम इज 0.01 माइक्रोग्रे। जो एयर कर्मा प्रोड्यूस करता है एक सिंगल डिजिटल फ्लोरोस्कोपी फ्रेम इज 0.01 मिलीग्रे। ठीक है। एंड सिटी इमेज मॉडल इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग। द सिटी इमेज मॉडल सबसे कम किससे अफेक्ट होती है चेंज करने से? तो मतलब किससे इफेक्ट नहीं पड़ता है सिटी इमेज मॉडल में? तो है विंडो विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिस्प्ले विंडो विड्थ विल नॉट अफेक्ट इमेज डेटा दैट द वे इट अपीयर्स इन द मॉनिटर। तो किससे इफेक्ट होता है? सेक्शन थिकनेस, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, पेशेंट साइज, एक्सरे इंटेंसिटी। ठीक है। सो सेंसिटिविटी इज गिवन बाय द, सेंसिटिविटी किसके द्वारा दी जाती है? सो ट्रू पॉजिटिव फ्रैक्शन के द्वारा आपको सेंसिटिविटी दी जाती है। सो द ट्रू पॉजिटिव फ्रैक्शन इज द सेंसिटिविटी। ट्रू पॉजिटिव
फ्रैक्शन जो होता है वही होती है कि सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी इज गिवन बाय, स्पेसिफिसिटी किसके द्वारा दी जाती है? सो स्पेसिफिसिटी दी जाती है बाय द ट्रू नेगेटिव फ्रैक्शन के द्वारा। सो ट्रू नेगेटिव फ्रैक्शन इज द स्पेसिफिसिटी। रिलैक्सिंग द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इन ROC स्टडी इंक्रीजेस फॉल्स पॉजिटिव फ्रैक्शन एज वेल एज द टेस्ट। तो ये आपका सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी विल इंक्रीज द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इंक्रीजिंग एंड वन मूव्स अप द ROC कर्व फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ठीक है। नाउ रेडियो बायोलॉजी एंड पेशेंट डोजीमेट्री। सो what fraction of cell damage most likely results from direct action of X-ray radiation? कितनी फ्रैक्शन का सेल डैमेज होता है डायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन से? तो ये होता है 1/3 आपका सेल डैमेज होता है। 1/3 इज डायरेक्ट एंड रिमेनिंग 2/3 इज इनडायरेक्ट डैमेज। डायरेक्ट डैमेज में आपका सेल का कौन सा मॉलिक्यूल डैमेज होता है? तो वो होता है आपका DNA। इनडायरेक्ट में आपका रेडियोलिसिस होता है प्रोटॉन और उसका साइटोप्लाज्म का। हाउ मैनी सेल्स एक्सपोज्ड टू एन LD50 डोज आर मोस्ट लाइकली टू बी किल्ड? कितनी सेल्स एक्सपोज होती हैं LD50 डोज से जो कि किल्ड हो जाती हैं? कितने परसेंट किल्ड हो जाती हैं? तो 50% हो जाती हैं। LD50 लीथल डोज 50 kills 50% ऑफ द एक्सपोज्ड सेल्स। 50% एक्सपोज सेल्स किल हो जाती हैं। विच सेल्स आर लाइकली टू बी मोस्ट रेजिस्टेंट टू द आयनाइजिंग रेडिएशन? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए कौन से होती है? न्यूरल सेल, बिकॉज दीज डोंट डिवाइड। मैरो सेल्स मोस्ट सेंसिटिव होती हैं। लिम्फाइड सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। स्पर्मेटेड्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तीनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। न्यूरल सेल्स आर रेजिस्टेंस टू रेडिएशन बिकॉज दे आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड नॉन डिवाइडिंग। ठीक है। सो द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इज मोस्ट लाइकली ए मेजर ऑफ। जो एनर्जी लॉस होती है यूनिट लेंथ अलॉन्ग द ट्रैक ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स में, तो मोस्ट लाइकली किसका मेजर होता है? सो दिस इज द मेजर ऑफ लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, LET जिसको लिखते हैं। So the energy lost kilo electron volt per micron is the linear energy transfer and LET बढ़ने से आपका रेडियो बायोलॉजिकल जो डैमेज होता है वो भी सेल्स का बढ़ता है। एंड रेडिएशन वेटनिंग फैक्टर इज यूज टू कन्वर्ट एब्जॉर्ब डोज इनटू। एब्जॉर्ब डोज को किस में कन्वर्ट करते हैं रेडिएशन वेइंग फैक्टर? तो ये इक्वलेंट डोज में कन्वर्ट करता है। सो द रेडिएशन वेइंग फैक्टर कन्वर्ट्स एब्जॉर्ब डोज टू इक्वलेंट डोज। ओके। सो इफ द एब्जॉर्ब डोज टू द लंग्स फ्रॉम रेडॉन डॉटर्स अल्फा इमिटर्स इज 10 मिलीग्रे एंड लंग इक्वलेंट डोजेस विल बी। तो लंग की इसमें रेडॉन यूज हो रहा है जो कि अल्फा इमिटर है, तो इसमें इक्वलेंट डोज कितनी होगी? तो अभी हमने देखा था इसमें आपका एब्जॉर्ब डोज इनटू इसका रेडिएशन वेइंग फैक्टर ऑफ द अल्फ़ा का लिखा जाएगा। तो रेडिएशन वेइंग फैक्टर अल्फ़ा का आपका होता है 20 इंटू 20। तो एब्जॉर्ब डोज कितनी? 10 मिलीग्रे इंटू 20, तो आपका आ जाएगा 10 इंटू 20, तो आपका 200 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 200 मिलीसीवर्ट इलेक्ट्रॉन मिलीसीवल आपकी आ जाएगी इक्वलेंट डोज। सो अल्फा डोज ऑफ एन 10 मिलीग्रे करस्पॉन्ड्स टू एन इक्वलेंट डोज ईच ऑफ 200 मिलीसीवर्ट सिंस द अल्फा पार्टिकल रेडिएशन वेइंग फैक्टर इज 20। एक्सरे एंड गामा का रेडिएशन वेइंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, 1 1। एंड आफ्टर एन एक्यूट होल बॉडी डोज ऑफ 1 ग्रे विच इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व? अगर 1 ग्रे की होल बॉडी डोज दी गई है तो कौन सा इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं? तो रिड्यूस्ड लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ए होल बॉडी डोज ऑफ 1 ग्रे विल रिड्यूस द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। सो द थ्रेशोल्ड डोज फॉर इंडक्शन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स in an interventional radiology is likely to be taken as।
कितनी ग्रे की थ्रेशोल्ड डोज होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिटिंग डोज, कितनी लिमिट होती है जो कि इंड्यूस कर सकती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आपका डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स को। तो ये है आपकी 2 ग्रे। अगर 2 ग्रे की थ्रेशोल्ड डोज लग चुकी है तो आपका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो 2 ग्रे इज प्रैक्टिकल स्किन डोज बिलो विच डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट विल नॉट अकर। ठीक है। एंड द थ्रेशोल्ड डोज, जो थ्रेशोल्ड डोज होती है ग्रे में फॉर टेम्परेरी इपिलेशन इज कितनी होती है मोस्ट लाइकली, तो ये होती है 3। सो 3 ग्रे इज द थ्रेशोल्ड डोज फॉर टेम्परेरी इपिलेशन के लिए। इपिलेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हेयर्स। सो द टाइम बिफोर रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस विल मैनिफेस्ट इज मोस्ट लाइकली। कितने दिन लगते हैं आपका रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस के लिए? तो ये आपके लिए 10 डेज का टाइम होता है। सीरियस बर्न्स बिकम विजिबल इन 10 डेज आफ्टर एक्सपोजर कर्स। ठीक है। एक्यूट थ्रेशोल्ड डोज फॉर कैटरैक्ट इंडक्शन इज मोस्ट लाइकली। कैटरैक्ट के लिए आपकी एक्यूट थ्रेशोल्ड डोज कितनी होती है? ये होती है 2 ग्रे की होती है आपकी एक्यूट थ्रेशोल्ड डोज फॉर द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कैसा इफेक्ट है? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। 2 ग्रे इज द एक्यूट थ्रेशोल्ड डोज फॉर इंड्यूसिंग आई कैटरैक्ट। एंड द फ्रैक्शनेटेड डोजेज जो होती है, फ्रैक्शनेटेड डोज जो कि ग्रे में होती है, दैट कैन इंड्यूस परमानेंट स्टेरिलिटी इन मेल्स इज मोस्ट लाइकली। जो फ्रैक्शनेटेड डोजेस होती हैं ग्रे में जो कि इंड्यूस कर सकती है परमानेंट स्टेरिलिटी को मेल्स में, तो वो कितनी होती है? लगभग वो होती है 3। फ्रैक्शनेटेड डोज 3 ग्रे होती है जो कि इंड्यूस करती है परमानेंट स्टेरिलिटी को इन मेल्स में। 3 ग्रे फ्रैक्शनेटेड कुड प्रोड्यूस मेल स्टेरिलिटी। 3 ग्रे याद रखना है। स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इंक्लूड। स्टोकेस्टिक इफेक्ट क्या है? आपका इपिलेशन डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। स्टेरिलिटी, इसका देखो ये लिमिट दिया है 3 ग्रे। अगर किसी चीज़ का लिमिट है, थ्रेशोल्ड डोज है, तो फिर उसको आप नहीं रख सकते स्टोकेस्टिक में, तो ये भी डिटर्मिनिस्टिक हो गया। कार्सिनोजेनेसिस, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ये बस हो सकता है। एंड कैटरैक्ट डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। एरिथमा भी डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है। तो स्टोकेस्टिक कौन सा आपका? कार्सिनोजेनेसिस इज द स्टोकेस्टिक इफेक्ट। स्टोकेस्टिक कैसे होते हैं? नॉन थ्रेशोल्ड एंड लीनियर होते हैं। इसका कर्व कैसे बनता है? लीनियर। ये बीच से जाता है, मैं कैसे बना रही हूँ। एंड जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं उसका कर्व आपका सिग्मॉइड होता है, ऐसे नहीं होता, गलत तरीके को मैंने ऐसे बना दिया। रुको 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 रुको। तो इसमें आपका होता है सिग्मॉइड। तो ये ऐसे एक टाइम बढ़ता है फिर एक टाइम घट जाता है, ऐसे होता है। ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस इज वन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट स्टोकेस्टिक रेडिएशन इफेक्ट्स। हेरिडिटरी इफेक्ट इज द अदर वन। हेरिडिटरी अदर होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू शो एविडेंसेस ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर। सबसे कम रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर को कौन शो करेगा? तो ये है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर सबसे कम होंगे न्यूक्लियर मेडिसिन पेशेंट्स में। आपका किस में होता है कैंसर रेडिएशन इंड्यूस? रेडिएशन थेरेपी में होगा, लंग फ्लोरोस्कोपी पेशेंट में होगा, रेडियम डायल पॉइंटर्स में होगा, एक बॉम्ब सर्वाइवर में चांस है। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग पेशेंट्स हैव नॉट बीन शोन टू हैव एलिवेटेड रिस्क ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू द रेडिएशन इंड्यूस्ड कार्सिनोजेनेसिस के लिए कौन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? तो रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर के लिए आपका थायराइड ग्लैंड मोस्ट सेंसिटिव होता है, इसीलिए आपको थायराइड शील्ड पहननी चाहिए। सो यंग थायराइड इज रिलेटिवली सेंसिटिव टू द रेडिएशन। द कैंसर फर्टिलिटी रेट इज रिलेटिवली लो होती है, कितनी होती है? 5%, विच एक्सप्लेन्स वाई द थायराइड बीइंग फैक्टर
इज ओनली 0.004। थायराइड वेइंग फैक्टर जो टिश्यू वेइंग फैक्टर होता है इज 0.04 होता है। विच रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर हैव शॉर्टेस्ट लेटेंसी पीरियड इन एक्सपोज्ड एडल्ट्स। ल्यूकीमिया की शॉर्टेस्ट लेटेंसी पीरियड होती है। ल्यूकीमिया हैज़ ए मच शॉर्टर लेटेंसी पीरियड देन सॉलिड ट्यूमर्स से कम होता है। एंड द डोज एंड डोज रेट इफेक्टिवनेस फैक्टर, जो डोज एंड डोज रेट इफेक्टिवनेस फैक्टर होते हैं इज मोस्टली कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं 2 इज़ द डोज एंड डोज रेट इफेक्टिवनेस फैक्टर यूज्ड बाय द ICRP। तो ICRP ने ये आपका डोज एंड डोज रेट इफेक्टिवनेस फैक्टर दिया है, कितना होता है, ये आपका 2 होता है। रिलेटिव कैंसर रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ ए चाइल्ड कंपेयर टू 70 ईयर्स ओल्ड इज मोस्ट लाइकली। जो रिलेटिव कैंसर रेडियो सेंसिटिविटी होती है एक चाइल्ड की, तो वो कितनी होती है, 10:1 होती है। 10:1 यानी कि बच्चा 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है देन द एक 70 ईयर्स ओल्ड मेल से। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से न्यू बॉर्न्स आर टेकन टू बी 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन द 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन। ओके। विच ग्रुप ऑफ इरेडिएटेड, कौन सा ग्रुप है इरेडिएटेड इंडिविजुअल्स का जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है हेरिडिटरी इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। कौन सा ग्रुप है जो मतलब जिसको रेडिएशन लगा है, फिर उसमें हेरिडिटरी इफेक्ट्स भी रेडिएशन के हो सकते हैं। तो आपका ऐसा कोई ह्यूमन डेटा नहीं है जो कि हेरिडिटरी का शो करता हो। देयर इज नो ह्यूमन डेटा फॉर द इंडक्शन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट्स ऑफ बायोनाइजिंग रेडिएशन। एंड एवरेज नंबर ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट्स इन फर्स्ट 2 generations फॉलोइंग एन एक्सपोजर ऑफ 1 मिलीग्रे टू द गोनेड्स इज मोस्ट लाइकली। तो जो एवरेज नंबर ऑफ हेरिडिटरी का इफेक्ट्स का होता है फर्स्ट 2 जनरेशन में फॉलोइंग एन एक्सपोजर ऑफ 1 मिलीग्रे टू द गोनेड्स इज मोस्ट लाइकली कितना होता है, 1 in 5 million, 5 लाख में एक का होता है। ये डेटा के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। 1 in 5 लाख लाइक 0.2% पर ग्रे होता है। सो ग्रॉस मल फॉर्मेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। ग्रॉस मल फॉर्मेशन किसकी वजह से हो सकता है, तो ये अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस की वजह से ग्रॉस मल फॉर्मेशन हो सकता है। अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, अर्ली आपके ऑर्गन्स का जेनेसिस यानी कि बनना, उत्पत्ति होना। ठीक है। द कंसेप्टस डोज मिलीग्राम में जो कि ट्रिगर करती कंसीडरेशन ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन इज लाइकली। मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत किस डोज को देने के बाद पड़ सकती है, तो ये है आपकी 100 मिलीग्राम की डोज अगर लगी है तो आपको मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ए गुड डोज, अच्छा डोज है, भारी डोज है। द ICRP स्टेट्स दैट बिलो 10,000 मिलीग्राम नो मेडिकल इंटरवेंशन वुड बी वारंटेड। तो 100 मिलीग्राम के नीचे अकॉर्डिंग टू द ICRP किसी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। फीटल डोज ऑफ 10 मिलीग्राम लाइकली इंक्रीज करता है इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड कैंसर बाय अबाउट कितना। अगर 10 मिलीग्राम का डोज लगा है तो कितने % का आपको फीटस में लगी है तो कैंसर बढ़ने का चांस हो जाता है, तो ये आपका 40% जो है फीटल में हो जाएगा, 40% चांस बढ़ जाता है। 40% although the absolute risk is much lower at only 0.06%, natural background incidence of childhood cancer risk is very low. So the backscatter factor in the diagnostic radiology is most likely. backscatter factor कितना होता है diagnostic radiology में 1.4 होता है backscatter factor in the diagnostic radiology. A common backscatter value used in diagnostic radiology is 1.4. So AR karma of 1 milligram, 1 मिलीग्राम का एयर कर्मा विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ए स्किन डोज ऑफ कितना स्किन डोज इसमें मिलेगा 1 मिलीग्राम में, तो ये 1.5
मिलीग्रे आपको स्किन डोज मिल सकता है 1 मिलीग्रे एयर कर्मा में। तो स्किन डोज इज 1.5 मिलीग्रे आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिफरेंसेस इन डोजेज। एयर अपॉन टिश्यू इज 10% एंड बैक स्कैटर इज 40%। आपका बैक स्कैटर होगा 40% एंड एयर अपॉन टिश्यू 10%। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 मिलीग्रे। इफ़ द एंट्रेंस एयर कर्मा इन एडल्ट पीए चेस्ट के लिए इज 0.1 मिलीग्रे एंड द एयर कर्मा एरिया प्रोडक्ट ग्रे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में इज मोस्ट लाइकली। तो ये होगा 0.1। AKAP एयर कर्मा जो होता है प्रोडक्ट, तो ये अपना 0.1 ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सिंस एक्सपोज्ड एरिया इज एट पेशेंट एंट्रेंस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। इफ़ द स्किन डोज इन लैटरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, स्किन डोज जो कि लैटरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कितनी 100% है, तो एम्ब्रियो डोज इज मोस्ट लाइकली कितनी होगी। तो एम्ब्रियो की डोज कितनी होगी, 5% होगी एम्ब्रियो की डोज। ठीक है। फीटल डोज इज 5% ऑफ स्किन डोज फॉर लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। फॉर द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द फीटल डोज इन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, सबसे कम कौन इफेक्ट करेगा फीटल डोज को, तो ये है आपका फोकल स्पॉट। द साइज ऑफ फोकल स्पॉट हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन एनी पेशेंट एंड ऑपरेटर डोज पे इफेक्ट नहीं होता। बीम एरिया का होता है फोकस, आपका जो बीम हाफ वैल्यू लेयर का होता है, प्रोजेक्शन का होता है, और स्किन डोज का तो होता ही है। स्किन डोज का हम लोग कितने % इफेक्ट पड़ता है, 5% लगता है फीटस को। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव ए टिश्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव ए टिश्यू जो वेइंग फैक्टर्स ऑफ 0.04 एक्सेप्ट 0.04 होता है टिश्यू वेइंग फैक्टर, एक्सेप्ट किसका नहीं होता है, तो लीवर का। ब्रेन का 0.04 होता है टिश्यू वेइंग फैक्टर, ईसोफेगस का 0.04, ब्लैडर का 0.04, थायराइड का 0.04। तो लीवर का कितना होता है, लीवर का होता है 0.01। ठीक है। फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पजेज इफेक्टिव डोज ऑफ 1 मिलीसीवर्ट करस्पॉन्ड करती है टू एन एवरेज पेशेंट डिटरमिनेंट ऑफ अबाउट। रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पज के लिए एन एक इफेक्टिव डोज जो होती है 1 मिलीसीवर्ट की, वो करस्पॉन्ड करती है टू एन एवरेज पेशेंट डेट्रीमेंट के लिए। तो कितनी होती है ये जो डेट्रीमेंट के लिए होती है 0.005%। सो एन डिटरमिनेंट ऑफ 0.005% और 5 × 10⁻⁻5 इज मोस्ट लाइकली रिस्क ऑफ डेट्रीमेंट, यानी कि हार्म का चांस होगा फ्रॉम 1 मिलीसीवर्ट 5% पर सीवर्ट। ठीक है। एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच इज़ लीस्ट लाइकली टू कैटेगराइज एज एन एक्सरे डिटेक्टर, सबसे कम कौन सा मतलब कैटेगरी में डिटेक्टर के रखा जाता है। सो ये है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ये डिटेक्टर के लिए नहीं होता है, ट्यूब से डिटेक्ट करते हैं लाइट को, ना कि एक्सरे को। ठीक है। आयनाइजेशन चैम्बर एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं, गीजर मुलर काउंटर एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं, फोटोस्टिमुलेबल फास्फर भी एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड अब्जॉर्ब्ड एक्सरे डोजेज में बी क्वान्टिफाइड बाय हीटिंग थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर TLD एंड मीजरिंग द इमिटेड। जो अब्जॉर्ब्ड एक्सरे डोजेज होती हैं वो क्वांटिफाई की जाती हैं हीट करने से TLD को, एंड मीजर की जाती हैं किसको, इमिट करने से। तो ये मेजर की जाती है इससे, जब TLD को हीट करते हैं तो विजिबल लाइट्स के स्पेक्ट्रम निकलते हैं, जिससे कि एक्सरेज के बारे में पता लगता है कितना डोजेस उसमें लगा है। ठीक है। सो TLD इज इमिट विजिबल लाइट व्हेन हीटेड। सो व्हेन आयनाइजेशन चैम्बर्स, जो आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं एक्सरेज एंड दे मोस्ट लाइकली मीजर करते हैं द रिजल्टेंट
रेडिएशन चैम्बर ऑब्जर्व करते हैं एक्सरे को, तो क्या मेजर करते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, तो ये चार्ज होता है इनका रिजल्टेंट। चैम्बर कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं चार्ज पर सेकेंड इन फ्लोरोस्कोपी। ठीक है। फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर आयोनाइजेशन। एयर आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, तो गीजर काउंटर जो होते हैं आर इसेंशियली एयर आयोनाइजेशन चैम्बर्स बट ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज पे ये ऑपरेट होते हैं। ये एयर आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं गीजर काउंटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। विच डोजीमीटर वुड लाइकली बी यूज्ड व्हेन ए पेरेंट होल्ड्स ए चाइल्ड फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन। कौन सा डोजीमीटर यूज होता है जब एक पेरेंट जो बच्चे के साथ उसको होल्ड करता है एक्सरे एग्जामिनेशन के टाइम उसके साथ खड़ा होता है, तो इसमें हम लोग पॉकेट डोजीमीटर यूज करते हैं, बिकॉज ये आपके इंस्टेंट तुरंत के तुरंत डोज बताता है, बाकी तुरंत नहीं बताते हैं, सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो पॉकेट डोजीमीटर बिकॉज इट इज़ सो ईजी टू रीड, जस्ट पॉइंट एट विंडो एंड रीड ऑफ द एक्सपोजर दैट वॉज रिसीव्ड। तो इससे आपका एक्सपोजर पता चल जाता है। एंड हु कोऑर्डिनेट्स द रेडिएशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन ऑल 50 स्टेट्स ऑफ यूएस। कौन कोऑर्डिनेट करता है, CRCPD। ठीक है। CRCPD क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ रेडिएशन कंट्रोल प्रोग्राम डायरेक्टर्स। इंडिया में आपका रेडिएशंस के लिए मेजर्स कौन सेट करता है, कौन इसको लिमिट्स वगैरह ये सब देता है, तो आपका है AERB। AERB का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक। रेगुलेटरी इफेक्टिव डोज लिमिट मिलीसीवर्ट पर ईयर फॉर US एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट। आपकी जो इफ़ेक्टिव डोज लिमिट है मिलीसीवर्ट पर ईयर के हिसाब से, तो ये कितनी है, ये 50 मिलीसीवर्ट है इफ़ेक्टिव डोज लिमिट अकॉर्डिंग टू द ICRP नहीं है, ये इनके यूनाइटेड स्टेट्स के रेडिएशन वर्कर के लिए है। अपने यहाँ पे जो AERB की तरफ से कम्युलेटिव डोज दिया गया है वो कितना है, वो है 30 मिलीसीवर्ट। एंड जो ICRP की तरफ से इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, तो उसकी कितनी है, 20 मिलीसीवर्ट है। एंड जो NCRP है नेशनल वाला, उसका है 50 मिलीसीवर्ट। ठीक है। तो रेगुलेटरी इफेक्टिव डोजेस फॉर ए पेशेंट चेस्ट CT स्कैन के लिए, तो ये कितनी होती है, तो ये कितनी होती है रेगुलेटरी इफेक्टिव डोज फॉर द चेस्ट स्कैन के लिए CT में, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर आर नो लिमिट्स इन रेडियोलॉजी एक्सेप्ट फॉर फ्लोरोस्कोपी एंड मेमोग्राफी के लिए लिमिट होती है, बट CT में कोई लिमिट रेगुलेशन नहीं होता है इफेक्टिव डोज के लिए। रेगुलेटरी डोज लिमिट्स जो होती हैं फॉर द पब्लिक इंक्लूड ओनली डोजेज रिसीव्ड फ्रॉम। जो रेगुलेटरी डोज लिमिट्स होती हैं पब्लिक के लिए, वो क्या इंक्लूड करती हैं, डोजेज रिसीव्ड फ्रॉम द रेडियोलॉजी कैफेटेरियाज। तो इमेजिंग सेंटर कैफेटेरिया सिंस द डोज रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द सील्डेड CT फैसिलिटीज एंड मस्ट नॉट एक्सीड 1 मिलीसीवर्ट। इसमें क्या दे रहे हैं कि जो रेगुलेशन इसमें इसलिए चेक करेंगे कैफेटेरिया का कि वो जनरल पब्लिक एरिया हो रहा होता है और उसमें 1 मिलीसीवर्ट के अंदर है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पे रेडिएशन पहुँच रहा है फ्रॉम द रेडिएशन रूम। ओके। रेडिएशन रूम सच एज एक्सरे और CT MRI में नहीं होता, सॉरी। एंड रेगुलेटरी डोज लिमिट्स मिलीसीवर्ट पर ईयर टू ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, मेंबर के लिए 1 मिलीसीवर्ट होता है। 1 मिलीसीवर्ट इज द करंट रेगुलेटरी डोज लिमिट टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक। ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशन इंटेंसिटीज इज at 1 meter in diagnostic examination expressed as a percentage of the patient skin dose is most likely। तो मोस्ट लाइकली कितनी होती है स्कैटर रेडिएशन इंटेंसिटी 1 मीटर में डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एक्सप्रेस किए जाती हैं एज ए परसेंटेज में
तो वो होती है आपकी 0.3% होती है। Scattered intensity is likely 0.1% of what the patient gets at 1 meter from the fluoroscopy patient, and the radiologist is exposed to 2.2 mg per minute since the patient receives 20 mg per minute में पेशेंट को कितना लग जाता है 20 मिलीग्राम प्रति मिनट के हिसाब से। स्कैटर्ड इंटेंसिटी 0.1% के हिसाब से होती है जो कि पेशेंट को लगता है 1 मीटर की डिस्टेंस में फ्लोरो में, एंड रेडियोलॉजिस्ट को कितना लग जाता है 0.2 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से लग जाता है। ये फ्लोरोस्कोपी का डेटा है। 1 मीटर में जो स्कैटर्ड रेडिएशन इंटेंसिटी कितनी होती है 0.3 होती है, 0.3%। लाइकली 1% होती है बट 0.3% यहाँ पे ओके गलत ऑप्शन में दे रही हूँ, चलो भाई मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.1%, ठीक है। 0.1% जो है वो आपका है करेक्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन है, मैंने जो 0.33 कर रही हूँ उतनी देर से गलत बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो स्कैटर्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 0.1% होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कैटर्ड इंटेंसिटी 1 मीटर में 0.1% होती है इस पेशेंट स्किन डोज के लिए मोस्ट लाइकली। एंड लीकेज रेडिएशन वाला ये भी आ चुका है आपके एग्जाम्स में, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लीकेज रेडिएशन मिलीग्राम पर आवर एट 1 मीटर फ्रॉम एक्सरे ट्यूब सोर्स मस्ट नॉट कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 1 मिलीग्राम पर आवर के हिसाब से होना चाहिए, 1 मिलीग्राम पर आवर। एंड ये 100 मिली रॉन्जन, जब इसको रॉन्जन में करते हैं 100 मिली रॉन्जन पर आवर एट 1 मीटर के हिसाब से होता है। सो 1 मिलीग्राम पर आवर इज द करंट रेगुलेटरी लिमिट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ट्रांसमिशन होता है ऑफ द एक्सरेस परसेंटेज में बाई 0.05 मिलीमीटर लेड एप्रन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज मोस्ट लाइकली। तो ट्रांसमिशन होता है एक्सरेज का कितने परसेंट होता है बाई द 0.5 मिलीमीटर लेड एप्रन से, तो ये होता है 5% एक्सरेज को ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि 0.5 लेड जो एप्रन होता है वो मोस्ट लाइकली 5% होता है। 5% इज़ लाइकली टू गेट थ्रू ए लेड एप्रन एंड रिमेनिंग 95% इज एब्जॉर्ब। जब हम एप्रन पहनते हैं तो 95% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 5% फिर भी हमें लगता है। सो विच इज़ लीस्ट लाइकली टू रिक्वायर डिजाइनिंग द शील्डिंग फॉर एन एक्सरे रूम। सबसे कम कौन सा डिज़ाइन करने में एक्सरे रूम के किसका मतलब नहीं है, मतलब बीम फिल्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। एक्सरे रूम के डिज़ाइन में ऑक्यूपेंसी फैक्टर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, रूम डिमेंशन, यूज फैक्टर एंड वर्कलोड के हिसाब से उसको किया जाता है डिज़ाइन। सो बीम फिल्ट्रेशन इज़ नॉट यूज फॉर शील्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है। द एनुअल इफेक्टिव डोजेज रिसीव्ड बाय ए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट इज मोस्ट लाइकली कितना होता है 3 मिलीसीवर्ट एनुअल आपका इफेक्टिव डोजेज होती हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजी जो कि कर मतलब होता है उसका 3 मिलीसीवर्ट पर ईयर इज ए टिपिकल न्यूक्लियर मेडिसिन ऑपरेटर डोज। एंड इफ ए रेडियोलॉजिस्ट वर टू इंक्रीज द डिस्टेंस टू ए फ्लोरोस्कोपी पेशेंट फ्रॉम 1 to 2 मीटर और हिज और हर रेडिएशन डोज वुड बी लाइकली कितनी हो जाएगी, तो उसकी जो अगर डिस्टेंस डबल कर दी है तो डोज हो जाएगी 1/4 हो जाएगी बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। आई क्या इंटेंसिटी है, डी क्या डिस्टेंस है, ठीक है। इंट्रेंस स्किन डोज मिलीग्राम में फॉर एन एपी एब्डोमेन एक्सरे के लिए इज मोस्ट लाइकली कितनी होती है। इंट्रेंस स्किन डोज 2 मिलीग्राम इज ए टिपिकल स्किन डोज इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी फॉर एन एपी प्रोजेक्शन। 2 मिलीग्राम जो होती है टिपिकल स्किन डोज होती है एब्डोमेन में रेडियोग्राफी में फॉर एन
एपी प्रोजेक्शन में, तो ये होता है 2 मिलीग्रे। ठीक है, इस इंट्रेंस स्किन डोज होती है। एंड पेशेंट एक्सपोजर रेट ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई द पेशेंट एक्सपोजर रेट कससे सबसे कम इफेक्ट होता है। तो देखो क्या होता है, पेशेंट एक्सपोजर रेट ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी सबसे कम जो मतलब लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड किससे होता है, तो वो एक्सपोजर टाइम से सबसे कम इफेक्टेड होता है। ठीक है, एक्सपोजर टाइम इज रिलेवेंट ओनली फॉर द टोटल एक्सपोजर, नॉट एक्सपोजर रेट के लिए। ठीक है, एवरेज ग्लैंडुलर डोज पर फिल्म इन स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इज मोस्ट लाइकली कितनी होती है, 1.5 मिलीग्रे आपकी एवरेज ग्लैंडुलर डोज होती है। पर इमेज इज टिपिकल 3 मिलीग्रे इज, तो जो एवरेज ग्लैंडुलर डोज पर फिल्म के हिसाब से आपकी कितनी 1.5 मिलीग्रे होती है। एंड पर इमेज के हिसाब से टिपिकली 3 मिलीग्रे होता है ACR एंड MQS से लिमिट के हिसाब से। एंड चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट अंडर गोइंग एन IR प्रोसीजर रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट विल सफ़र सीरियस डिटर्मिनिस्टिक इंजरी कितनी सफ़र करेगा लाइकली, तो इट विल सफ़र 0.01% का चांस रहता है, और 1 in 10,000 पेशेंट्स फॉर सीरियस इंजरी के चांस होते हैं। तो फीटल डोजेस इन सिटी वुड लाइकली बी रिड्यूस्ड विद एन, जो सिटी की फीटल डोजेस होती हैं वो इंक्रीज रिड्यूस्ड होंगी विद इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करने के साथ, तो ये होंगी पेशेंट साइज। सो लार्जर पेशेंट साइज विल रिड्यूस fetal dose because of additional attenuation dilution of the X-ray beam। ठीक है, सो जो सिटी डोजेज हैं रिड्यूस्ड होती किसके साथ, पेशेंट साइज के साथ। मोस्ट लाइकली पेशेंट इफेक्टिव डोजेज फ्रॉम ए 4 फेज एब्डोमिनल सिटी इमेजिंग इज मोस्ट लाइकली कितना होता है, तो 4 फेज एब्डोमिनल सीटर के लिए इफेक्टिव डोज जो होती है वो होती है 25 मिलीसीवर्ट होती है। तो मोस्ट लाइकली डोज वुड बी 25 मिलीसीवर्ट, 6 मिलीसीवर्ट पर स्कैन वुड बी टिपिकल। ठीक है, द बेनिफिट रिस्क रेशियो ऑफ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इज मोस्ट लाइकली, बेनिफिट रिस्क रेशियो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का कितना होता है, तो ये होता है आपका मोर देन 16:1, 16% आपका बेनिफिट एंड 1% रिस्क है, तभी इसको कराना सही माना जाता है। ये रेशियो ऑफ 16:1 मोर देन 16:1, जनरली इसका वैल्यू 30:1 होता है, वॉज ऑब्टेन्ड इन दिस बुक में जो कि दिया गया है। एंड द एवरेज इफेक्टिव डोज जो होती है मिलीसीवर्ट पर ईयर फ्रॉम बैकग्राउंड रेडिएशन, तो एक्सक्लूडिंग रेडॉन, तो कितनी होती है एवरेज इफेक्टिव डोज फ्रॉम द बैकग्राउंड रेडिएशन से, जिसमें कि रेडॉन एक्सक्लूडेड है, तो इट इज़ अराउंड 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। ठीक है, 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर इन यूनाइटेड स्टेट्स विथ एन एडिशनल 2 मिलीसीवर्ट फ्रॉम विथ रेडॉन। अगर रेडॉन को इंक्लूड कर रहे हो तो 2 मिलीसीवर्ट हो जाएगी बैकग्राउंड डोज, एंड अगर रेडॉन इस एक्सक्लूडेड है तो 1 मिलीसीवर्ट बैकग्राउंड डोज होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डैमेजिंग इमिशंस फ्रॉम द डीके ऑफ रेडॉन, रेडॉन 222 मतलब 222 जो होता है इसका, तो इसकी डॉटर्स जो होती हैं, तो मोस्ट डैमेजिंग इनमें से इमिशन किसका होता है, तो ये होता है अल्फा मोस्ट डैमेजिंग, इंटरनली लिखा है इमिशन फ्रॉम द डीके मोस्ट डैमेजिंग होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियन एंड इट्स डॉटर्स। सो लार्जेस्ट एक्सपोजर टू द US, तो लार्जेस्ट जो एक्सपोजर होता है US पॉपुलेशन में फ्रॉम मैन मेड रेडिएशन इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो लार्जेस्ट जो एक्सपोजर तो वो किसका रिजल्ट होता है, डायग्नोस्टिक एक्सरेज लार्जेस्ट जो मैन मेड है, एंड डायग्नोस्टिक एक्सरेज आर द डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू मैन मेड रेडिएशन एक्सपोजर इन द
US and all other countries also. So average effective dose to the US population diagnostic imaging in 2006 was most likely. इफ़ेक्टिव डोज पूछी गई पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 3 होती है। 3 मिली सीवर्ट इज़ द एवरेज डोज। एवरेज डोज होती है पॉपुलेशन की फ्रॉम डायग्नोस्टिक इमेजिंग से। डायग्नोस्टिक इमेजिंग से 3 मिली सीवर्ट पॉपुलेशन की एवरेज डोज मानी जाती है। एंड द एवरेज पेशेंट इफेक्टिव डोज इन न्यूक्लियर मेडिसिन, एवरेज पेशेंट की न्यूक्लियर मेडिसिन में इफेक्टिव डोज कितनी होती है, ये 10 मिली सीवर्ट होती है। डायग्नोस्टिक में 3 मिली सीवर्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन में 10 मिली सीवर्ट इज़ द इमेजिंग मोडेलिटी विद हाईएस्ट एवरेज पेशेंट डोजेस। So the number of diagnostic X-ray examinations millions performed on the United States was most likely. कितने परफॉर्म होते हैं, अबाउट 500 मिलियन एग्जामिनेशंस वर परफॉर्म्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग डेंटल एक्सरेज। सो द कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ मेडिकल इमेजिंग टू द पॉपुलेशन डोजेज फ्रॉम ऑल मैन मेड रेडिएशन एक्सपोजर इज़ मोस्ट लाइकली, कितने परसेंटेज होता है, तो ये होता है मोर देन 95%। जो 95% मैन मेड एक्सपोजर्स आर फ्रॉम द डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में आपका ये जो ऑक्सीजन 15 एंड 16 हैं, ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं। सो ये ऑब्वियसली एग्जांपल हैं आपके आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, 8, एंड लेकिन इनका एटॉमिक मासेस अलग हैं। मासेस कितना है, एक का 15, एक का 16 है। सो दीज आर द आइसोटोप्स सिंस बोथ हैव ए सेम प्रोटॉन नंबर जो कि 8 है। प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आइसोटोन्स विद द सेम न्यूट्रॉन्स, आइसोबार सेम मासेस, ठीक है। 37 मेगा बेक्यूरल इज इक्वल टू कितने क्यूरी के बराबर होता है। तो 37 मेगा बेक्यूरल जो है वो 1 क्यूरी के बराबर होता है। कितने क्यूरी के, 1 क्यूरी के बराबर होता है। 37 मिली क्यूरी, सॉरी मिली क्यूरी के बराबर होता है 37 मेगा बेक्यूरल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीके मोड्स मोस्ट लाइकली चेंजेस द मास नंबर ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, कौन सा डीके मोड्स मास नंबर को चेंज करते हैं। तो दिस इज़ द अल्फा डीके। बीटा में मास नंबर नहीं चेंज होता है, आइसोमेरिक में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में नहीं होता है। अल्फा डीके में आपका मास नंबर चेंज होता है बाय द 4। So alpha decay will reduce the radionuclide atomic number by 2 and mass number by 4. Cobalt 6027 decaying to nickel 60 and atomic number इसका 28, कोबाल्ट का 27 है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डीके। कोबाल्ट 60 जिसका 27 है एंड 28 में जा रहा है, किसका एग्जाम्पल है, बीटा माइनस डीके का एग्जाम्पल है। बीटा माइनस डीके सिंस द डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड एटॉमिक नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1, सो द इमिटिंग इज ए बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर न्यूक्लियाई आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर न्यूक्लियाई मोस्ट लाइकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये करैक्टरिस्टिक एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर न्यूक्लियाई ऑलवेज रिजल्ट इन ए करैक्टरिस्टिक एक्सरे सिंस द इनर सेल वैकेंसी विल बी filled by an outer cell electron resulting in characteristic X-ray emission. Okay, and radionuclide produced in a nuclear reactor is most likely to decay by, एक रेडियोन्यूक्लाइड जो कि प्रोड्यूस्ड होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये मोस्ट लाइकली क्या, मोस्ट लाइकली टू डीके बाय, किसके द्वारा डीके होगा, तो दिस विल डीके बाय द बीटा माइनस डीके। So radionuclides produced in a nuclear reactor are neutron rich, therefore decay via beta minus emission.
तो जो रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए ये जो डीके होते हैं वायदा बीटा माइनस इमिशन के द्वारा डीके होते हैं। सो आफ्टर 10 हाफ लाइफ्स के बाद फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी रिमेनिंग इज, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी कितनी रिमेन रहेगी, 1/2 ऑफ 10, 1/2 एंड 10 हाफ लाइफ्स हैं तो ये होगा 10। सो 1/2 ऑफ 10 है और 1:1 1/1024 विच इज़ 0.01% बचेगा 10 हाफ लाइफ्स के बाद। ठीक है, 1 डे द रिमेनिंग एक्टिविटी कितने परसेंट होगी ऑफ आयोडीन 123 सोर्स विल मोस्ट लाइकली टू बी अबाउट, एक दिन में कितने परसेंट बचेगा आयोडीन 123, तो ये 25% होगा इसका एक्टिविटी। सो हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 123 इस 13 आवर्स होती है। सो आफ्टर ए डे तो यानी कि 2 आवर्स लाइफ्स अबाउट 25% विल बी रिमेन, क्योंकि इसकी 13 आवर्स है तो 13:26 आवर्स, 26 आवर्स में इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका 25% रिमेन रहेगा। ठीक है, द टाइम व्हेन ए डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड जिसका टी हाफ है 1 आवर रीचेस अप्रॉक्सीमेट इक्विलिब्रियम विद इट्स लॉन्ग लाइव्ड पेरेंट्स इज मोस्ट लाइकली, तो 4 और 4 घंटे सिंस इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 4 डॉटर हाफ लाइफ्स इज द ऑप्शन नंबर 4 इज सी इज द 4। तो देखो क्या है 4 घंटे आंसर आया है सिंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलवेज इस्टेब्लिश होता है आफ्टर 4 डॉटर हाफ लाइफ्स के बाद। तो टाइम जो होता है मैंने डॉटर न्यूक्लियाई का 1 घंटा दिया गया है, रीचेस अप्रॉक्सीमेट इक्विलिब्रियम विद इट्स लॉन्ग लाइव्ड पेरेंट्स इज मोस्ट लाइकली, तो कितने टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 4 आवर्स के बाद। ठीक है, विच टाइप ऑफ कोलीमेटर विल लाइक रिजल्ट इन द हाईएस्ट रिजोल्यूशन फॉर इमेजिंग ऑफ द थायराइड, हाईएस्ट रिजोल्यूशन कौन सा देगा थायराइड इमेजिंग के लिए। सो दिस इज द पिन होल कोलीमीटर, पिन होल जो कोलीमीटर होता है ये हाईएस्ट रिजोल्यूशन देता है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर द इमेजिंग ऑफ द थायराइड, पिन होल कोलीमीटर्स ऑफर हाईएस्ट रिजोल्यूशन फॉर थायराइड इमेजिंग। ठीक है, सिंटिलेशन कैमरा डिटेक्टर्स आर मोस्ट लाइकली मेड ऑफ, सिंटिलेशन कैमरा डिटेक्टर्स किसके बने होते हैं, सोडियम आयोडाइड के बने होते हैं। सोडियम आयोडाइड इज द सिंटिलेशन मटेरियल इन मोस्ट करेंट सिंटिलेशन कैमरास। The percentage of 140 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट photons observed in the scintillating camera crystals in most likely, जो परसेंटेज होता है 140 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन्स का ऑब्जॉर्व होता है इन द सिंटिलेटिंग कैमरा में, इज मोस्ट लाइकली कितना परसेंट ऑब्जॉर्व होता है, तो ये मोर देन 80% ऑब्जॉर्व हो जाता है। एक सिंटिलेशन कैमरा क्रिस्टल ऑब्जॉर्व करता है मोर देन 80% ऑफ इंसिडेंट 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेज। ठीक है, एंड पल्स हाइट एनालाइजर विंडो विड्थ कितनी है 20% यूज्ड विद द टेक्नीशियम 99 एम वुड लाइकली रिजेक्ट एनर्जीज दैट आर लेस दैन, कितने कम एनर्जी की ये रिजेक्ट कर देगा, तो ये है 126 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे की एनर्जीज को ये रिजेक्ट कर देगा। PHA विंडो, PHA का मतलब है पल्स हाइट एनालाइजर विंडो जो होती है ऑफ 20% सिलेक्टेड फॉर टेक्नीशियम 99 एम गामा रेज वुड रिजेक्ट एनर्जीज दैट आर लेस देन 126 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मोर देन 156 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितने से एक्सेप्ट करता है 126 से ऊपर का 156 से नीचे का। ठीक है, एंड टेक्नीशियम 99 एम की हाफ लाइफ कितनी होती है 6 आवर्स होती है। मोस्ट लाइकली नंबर ऑफ काउंट्स इन सिंटिलेशन कैमरा इमेज इज मोस्ट लाइकली, तो आपका नंबर ऑफ काउंट्स पूछा है सिंटिलेशन कैमरा इमेज में, तो कितना होता है 500,
500 number of count होगा, and a scintillation camera image is most likely to have 500K counts, 5000K, 500K, के बोले तो 500,000। मोस्ट लाइकली इमेज मैट्रिक्स फॉर कार्डियक एसपीसीटी इमेजिंग के लिए इमेज मैट्रिक्स कितना होता है, तो ये होता है 64/64। नॉर्मल कार्डियक एसपीसीटी इमेज मैट्रिक्स साइज होता है 64/64। मोस्ट स्पेसिटी इमेज स्टडीज आर कार्डियक एग्जामिनेशंस होते हैं। पिक्सल वैल्यूज इन एसपीसीटी इमेजेस रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग रेडियो आइसोटोप कंसंट्रेशंस। पिक्सल वैल्यूज जो है स्पेक्ट इमेजिंग में रेडियो आइसोटोप कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज ए डिटेक्टर मटेरियल इन पेट इमेजिंग। पेट इमेजिंग में कौन सा मटेरियल है जो सबसे कम यूज होता है या तो नहीं यूज होता है, तो ये है आपका HCO, ये नहीं यूज होता है। CO विच इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड विच वुड देयरफॉर बी यूजलेस फॉर डिटेक्टिंग 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन्स बिकॉज ऑफ दियर लो एटॉमिक नंबर। जो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज होती है पेट इमेजिंग में, ये HCO नहीं डिटेक्ट कर पाता। इसमें मेनली हम लोग BGO वाला यूज करते हैं। ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ फ्लोरीन 18 मिलीक्यूरी मोस्ट लाइकली टू बी एडमिनिस्टर्ड इन ए पेट CT स्कैन इज। अमाउंट कौन सा जो फ्लोरीन का यूज होता है मिलीक्यूरी में, जो कि मोस्ट लाइकली टू बी एडमिनिस्टर किया जाता है पेट CT में, तो कितना अमाउंट होता है, तो ये होता है 16 मिलीक्यूरी। 16 मिलीक्यूरी ये टिपिकल एडमिनिस्टर्ड एक्टिविटी फॉर पेट CT स्कैन इज 16 मिलीक्यूरी ऑफ फ्लोरीन 18। स्टैंडर्ड लिमिट फॉर मोलिब्डेनम ब्रेक थ्रू माइक्रोक्यूरी 99 मोलिब्डेनम पर माइक्रोक्यूरी 99 एम टेक्नीशियम इज मोस्ट लाइकली, तो ये कितना होता है 0.15 माइक्रोक्यूरी। द लिमिट फॉर मोलिब्डेनम ब्रेक थ्रू इज 0.15 माइक्रोक्यूरी 99 मोलिब्डेनम पर माइक्रोक्यूरी। ठीक है। माइक्रोक्यूरी 99 एम टेक्नीशियम। द मोस्ट लाइकली रेडियो न्यूक्लाइड फॉर परफॉर्मिंग ए सिंटिलेशन कैमरा फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज। सबसे ज़्यादा जो रेडियो न्यूक्लाइड फॉर परफॉर्मिंग ए सिंटिलेशन कैमरा फ्लड होता है यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के लिए, तो क्या होता है, कोबाल्ट होता है इसके लिए, कोबाल्ट 57। कोबाल्ट 57 वुड बी यूज फॉर ए फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट बिकॉज इट्स फोटोन एनर्जी कितनी होती है 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ टेक्नीशियम 99 एम 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग इसमें रेडियो न्यूक्लाइड के परफॉर्म करते हैं सिंटिलेशन कैमरा फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के लिए, कोबाल्ट 57 को भी यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। द मोस्ट लाइकली रेडियो न्यूक्लाइड यूज टू चेक द कॉन्स्टेंसी ऑफ डोज कैलिब्रेटर इज। कॉन्स्टेंसी ऑफ डोज कैलिब्रेटर को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा वाला रेडियो न्यूक्लाइड यूज करते हैं, तो ये होता है आपका सीजियम 137। सीजियम 137 विच इज़ ए लॉन्ग लाइव्ड 30 years हाफ लाइफ गामा इमीटर, जिसकी कितनी एनर्जी होती है गामा इमीटर की 661 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये लॉन्ग लाइव्ड होता है, इसकी 30 ईयर हाफ लाइफ होती है सीजियम 137 की, एंड ये गामा इमिट करता है 661 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये रेडियो न्यूक्लाइड वो होता है जो चेक करता है कॉन्स्टेंसी ऑफ डोज कैलिब्रेटर को। एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स विद हायर फोटोन एनर्जी वुड लाइकली इंक्रीज सिंटिलेशन कैमरा। सिंटिलेशन कैमरा को क्या इंक्रीज करेगा, तो इट विल इंक्रीज सेप्टल पेनिट्रेशन। हायर फोटोन एनर्जीज इंक्रीज कोलिमेटर सेप्टल penetration, increase the septal
kilometer penetration. So the full width half maximum width mm of a line source that is achieved by scintillation cameras is most likely कितना होता है, कितने mm का अचीव करते हैं, तो ये होता है 8 mm. 8 mm is typical full width half maximum width of an image of a line source obtained using scintillation camera में using a low energy high resolution LEHR collimeter. लो इमेजिंग हाई रेजोल्यूशन कैलोमीटर यूज होता है एंड 8 मिलीमीटर का इसमें विड्थ यूज होता है सेंट्रेशन कैमराज में, फुल विड्थ हम मैक्सिमम के लिए. एंड वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए नैनोमीटर न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज पिक्सल विद एन एवरेज ऑफ 100 काउंट्स वुड लाइकली बी. तो वुड लाइकली वेरिएंस कितने होगा, तो ये होगा आपका 100 का होगा. ठीक है, इतना होगा 100 का वेरिएंस आपको मिलेगा पिक्सल में विद एन एवरेज 100 काउंट्स वुड लाइकली बी 100. सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 100 when nuclear medicine image pixel has an average of 100 counts because the sigma is equal to 10. So a single circular cold spot artifact in a scintillation camera image would likely be result of a. तो सिंगल सर्कुलर कोल्ड स्पॉट आर्टिफैक्ट होता है एक सिंटिलेशन कैमरे में, वो इमेज वो है, तो वो क्या किस चीज़ में रिजल्ट होता है, तो दिस यूजुअली रिजल्ट्स इन ए डिफेक्टिव फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. A defective photomultiplier tube would likely result in a single circular cold spot in a scintillation camera image. ठीक है, scintillation camera image में. And for technetium 99M, which of the following is least likely to contribute to the patient dose? कौन सा पेशेंट डोज को कंट्रीब्यूट सबसे कम करेगा, तो ये बीटा पार्टिकल्स नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट डोज को. अगर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, गामा रेस करती हैं एंड करैक्टरिस्टिक रेस भी करती हैं. सो बीटा पार्टिकल्स सिंस दीज आर नॉट इमिटेड बाय टेक्नीशियम 99M, सो ये नहीं करेंगे आपको पेशेंट डोज को इफेक्ट. ठीक है, तो ये बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिक हाफ लाइफ आर 2 hours एंड इफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी होगी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दोनों 2 hours हैं, तो हाफ लाइफ इफेक्टिव वाली कितनी होगी, तो ये होगी 1 hour. 1 सिंस द इफेक्टिव हाफ लाइफ इज गिवन बाय रिलेशनशिप ऑफ 1/T फिजिकल प्लस 1/T बायोलॉजिकल होता है फिजिकल एंड बायोलॉजिक वाली. तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये 2/2 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 1 आंसर. तो आपका इस तरीके से इफेक्टिव हाफ लाइफ 1 hour हो जाएगा. कम्युलेटिव एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन इज लीस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन. कम्युलेटिव एक्टिविटी जो होती है एक ऑर्गन की, वो सबसे कम किस पे डिपेंड करती है, ये ऑर्गन मास पे डिपेंड सबसे कम करती है. ऑर्गन मास हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू एनी कम्युलेटिव एक्टिविटी. अडल्ट इफेक्टिव डोजेज होती हैं फॉर ए टेक्नीशियम 99M डेवल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मोस्ट लाइकली कितने मिलीसीवर्ट होती हैं, तो दीज आर 5 मिलीसीवर्ट की होती हैं इसकी डोजेज. तो सोच लो कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये डोजेज. ठीक है, तो अडल्ट इफेक्टिव डोज पेट इमेजिंग में कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 10 मिलीसीवर्ट. तो 10 मिलीसीवर्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अडल्ट इफेक्टिव डोज इन ए पेट स्कैन. ठीक है, अब हम लोग USG के क्वेश्चंस करेंगे. सो इन USG साउंड वेव्स द फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग विद द टाइम इज. टाइम के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज वेरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रेशर. सो एक साउंड वेव इज ए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टाइम.
द वेवलेंथ ऑफ ए 3 मेगाहर्ट्ज साउंड बीम इज शॉर्टेस्ट इन, जो वेवलेंथ होती है 3 मेगाहर्ट्ज की साउंड बीम की शॉर्टेस्ट होती है किस में, सबसे कम किस में होती है, एयर में। ठीक है। एंड फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ साउंड वेरी करता है, प्रेशर के साथ। एयर सिंस वेवलेंथ इज वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड एयर हैज़ लोवेस्ट वेलोसिटी, सो signal amplitude to 1% of its original intensity corresponds to attenuation of कितने डेसिबल का अटेनुएशन होगा। सो अटेनुएशन ऑफ -20 डेसिबल इज 1% एंड -10 डेसिबल इज एट 10% एंड -30 डेसिबल इज एट 0.1%। सो यहाँ पे पूछा है 1% में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज -20 डेसिबल का अटेनुएशन होगा। अगर ये 10% का अटेनुएशन होता तो फिर इसमें कितने -10 डेसिबल का होता, एंड अगर -30 डेसिबल -0.1% अटेनुएशन के साथ होता है। फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट अकॉस्टिक इम्पीडेंस, किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो बोन में हाईएस्ट अकॉस्टिक इम्पीडेंस होता है। सिंस अकॉस्टिक इम्पीडेंस इज द डेंसिटी टाइम्स साउंड वेलोसिटी विच आर बोथ हाईएस्ट इन बोन, साउंड की वेलोसिटी हाईएस्ट होती है इन द बोन। एंड एन अल्ट्रासाउंड बीम ट्रैवलिंग थ्रू द टिश्यू इज लीस्ट लाइकली टू बी, जो कि टिश्यू से ट्रैवल करती है तो सबसे कम कौन सा होता है, तो इसमें है बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफाई बहुत कम होती हैं, बाकी एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। एम्पलीफाइड सिंस अल्ट्रासाउंड बीम्स आर नॉर्मली स्ट्रांगली एटेनुएटेड एट ए रेट ऑफ -0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगा हर्ट्ज के हिसाब से। सो रिफ्लेक्शंस आर लीस्ट लाइकली टू अकर फ्रॉम, रिफ्लेक्शन जो होते हैं सबसे कम किससे होते हैं, तो रिफ्लेक्शंस जो हैं वो सबसे कम होते हैं ब्लैडर कंटेंट्स में, सबसे कम रिफ्लेक्शन होता है। ब्लैडर कंटेंट जो होते हैं नॉर्मली फ्लूइड होते हैं विच आर मोस्ट लाइकली टू गिव राइज टू एनी काइंड ऑफ स्पेकुलर और नॉन स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन सबसे कम ब्लैडर से आते हैं, सबसे ज़्यादा ब्लैडर वॉल से, फैट इंटरफेसेस से आते हैं, किडनी इंटीरियर से आते हैं, स्मूथ सरफेसेस से आते हैं। लार्जेस्ट अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शंस मोस्ट लाइकली अकर बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड एयर, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किससे होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू एंड एयर के बीच से होते हैं। एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेसेस विल गिव राइज टू द लार्जेस्ट इकोज बिकॉज ऑफ द large mismatch of the acoustic properties of air very low and soft tissue average। and Snell's law describes the relation between the, Snell's law किसके बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ट्रांसमिशन। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द क्या होता है, साइन थीटा इंसिडेंस अपॉन साइन थीटा ट्रांसमिटेड होता है इक्वल टू C1 अपॉन C2, जिसमें कि C1 एक आने वाली वेव, C2 जाने वाली वेव, एंड ये आपका बीच से रिफ्लेक्शन एंगल है, ये रहा आपका θ1, यहाँ पे आपका θ2, ये जो आ रही है वो C1 है, जा रही जो C2 है। तो इस तरीके से होता है। स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ऐसे होता है। डेप्थ गेन कंपनसेशन अकाउंट्स फॉर टिश्यू अटेनुएशन बाय इंक्रीजिंग, डेप्थ गेन कंपनसेशन अकाउंट करता है टिश्यू अटेनुएशन को किसको बढ़ाने से, तो अगर हम इको एम्प्लीफिकेशन बढ़ाएंगे डेप्थ गेन कंपनसेशन भी बढ़ेगा। इको एम्प्लीफिकेशन अगर बढ़ाएंगे तो टिश्यू अटेनुएशन बाय इंक्रीजिंग इको एम्प्लीफिकेशन फॉर लेटर इकोज। ठीक है, डेप्थ गेन कंपनसेशन टिश्यू अटेनुएशन के हिसाब से होता है इंक्रीजिंग द इको एम्प्लीफिकेशन फॉर लेटर इकोज। अटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सॉफ्ट टिश्यू एट 2 मेगाहर्ट्ज इज
जो अटेनुएशन होता है यूएसजी का सॉफ्ट टिश्यू में 2 मेगाहर्ट्ज होता है। मोस्ट लाइकली कितने डेसिबल पर सेंटीमीटर होता है? 1 डेसिबल पर सेंटीमीटर होता है। तो ये अटेनुएशन अल्ट्रासाउंड का सॉफ्ट टिश्यू में 1 डेसिबल साउंड सिंस द वैल्यू यूज्ड इज क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज होता है। एंड इंक्रीजिंग द ट्रांसड्यूसर थिकनेस को अगर बढ़ाएंगे मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द साउंड। अगर थिकनेस को बढ़ाएंगे ट्रांसड्यूसर की तो साउंड में क्या बढ़ेगा? आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ सिंस द क्रिस्टल थिकनेस इज 1/2 ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। जो क्रिस्टल थिकनेस होती है 1/2 होती है अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ की। एंड डैम्पिंग मटेरियल बिहाइंड द क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर रिड्यूस करता है पल्स लेंथ को। डैम्पिंग मटेरियल जो क्रिस्टल के पीछे होता है वो क्या करता है? रिड्यूस पल्स लेंथ को। पल्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डैम्पिंग मटेरियल बिहाइंड द ट्रांसड्यूसर। एंड एन अल्ट्रासाउंड नियर फील्ड इज मेड लॉन्गर when increasing the transducers। नियर फील्ड लॉन्गर होता है when जब हम इंक्रीज करते हैं ट्रांसड्यूसर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करता है वेवलेंथ। एंड नियर फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ए 4 किलोहर्ट्ज PRF पल्स रिफ्लेक्शन फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू ए लिसनिंग टाइम कितने माइक्रो सेकेंड्स के लिसनिंग टाइम को देती है? तो ये 250 माइक्रो सेकेंड्स के लिए 4 किलोहर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं। द पल्स रिपीटिशन पीरियड लिसनिंग टाइम इज 250 माइक्रो सेकेंड विच इज लिसन बाय 1 PRF या फिर 1/4000 सेकेंड्स। अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू ए वीडियो मॉनिटर डिस्प्ले। जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स होते हैं कन्वर्टेड होते हैं टू ए वीडियो मॉनिटर डिस्प्ले। वो क्या यूजिंग करते हैं? डिस्प्ले यूजिंग स्कैन कन्वर्टर्स। अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल डाटा टू ए वीडियो मॉनिटर डिस्प्ले यूजिंग स्कैन कन्वर्टर्स को यूज करके। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चंस बाद में करते हैं बिकॉज अभी ये अपलोड करना पड़ेगा मुझे। ओके।